जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वन एवं वन प्राणी संसाधन को शुरू किया था, जिसमें हमने अधिवास के प्रतिकूल पर 3 पार्ट में संसाधन मतलब इसको पढ़ा था, वन के प्रकार को पढ़ा था, जिसमें हमने प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, प्रदूषण जनित के कारण कौन सा उसके अधिवास पर प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक लाभ से क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके अधिवास पर, उस चीज़ को समझा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम तरह तरह के जातियां को पढ़ेंगे, जिसमें किस प्रकार वनों को संरक्षण की बात को करेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको यह बता दिए थे कि उसका कारण को पढ़ेंगे, और आज हम इस वीडियो में संरक्षण को पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, चाहे वो पुरानी सभ्यता हो, चाहे वो हिंदू घाटी सभ्यता हो, जैसा कि हमारे भारत जो है पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है। आज के दौर में भारत जो है और पहले के दौर के भारत में काफी बदलाव आया। पहले जो था, अगर अनुष्ठान किया जाता था, अगर अनुष्ठान करना हो, चाहे पूजा करना हो, तरह तरह की आहुति देना होता है, तो उसमें बहुत सारे पौधे की आवश्यकता पड़ती थी। यहाँ तक कि 100+ पौधों की प्रजाति का उपयोग किया जाता था अनुष्ठानों में। यही नहीं, हमारे मतलब कि अगर कहा जाए कि भारत अभी संरक्षण में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य से भी हमको यह प्रमाण मिलता है कि संरक्षण की बात कहीं ना कहीं वन एवं उनके प्राणी की पहले से बात चल रही है। मतलब कि अगर विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य देखा जाए तो अशोक ने अपने प्रकृति का महत्व को बताते हुए अपने शिलालेख में उन्होंने प्रकृति को वर्णन किया था, और शिकार पर अंकुश को लगाया, मतलब शिकार को पर अंकुश लगाने की बात को कहा था। यहां तक कि बाबर, जो मुगल साम्राज्य के जनक कहे जाते हैं, वो बाबर और जहांगीर के आलेख में भी प्राकृतिक संरक्षण की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं उनको पहले से यह आभास हो गया था कि अगर प्रकृति को संरक्षण नहीं किया जाएगा, प्रकृति को बचाया नहीं जाएगा, तो हो सकता है आने वाला हमारा जो पीढ़ी है वो हमें गाली दे। और वही ठीक सिचुएशन अभी हम लोग के साथ हो गया कि हम लोग को भी यही चीज को फॉलो करना चाहिए, उनके शिलालेख को देखते हुए, उनके वाद विवाद को देखते हुए। भारत में संकटपन पादप प्रजाति का सूची बनाने का काम जो है, मतलब अगर भारत में कौन सा पौधा संकट में है, कौन सा पौधा संकट में जाने वाला है, वो सब चीज का जो सूची बनाता है, वो सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। और अनुसंधान संस्था FRI, वन अनुसंधान संस्था के द्वारा ये दोनों मिलकर देहरादून में प्रथम बार संयुक्त रूप से इसकी पादप प्रजाति की सूची बनाने का काम किए थे। और यह सूची में उन्होंने रेड डाटा बुक का वर्णन किया था, जिसमें जो प्रजाति, वो वन के प्रजाति, जो जैसे जानवर हो गए जो खत्म होने वाले हैं, जो विलुप्त हो रहे हैं, जो इसका खतरा जिनके ऊपर मंडरा रहा है विलुप्त होने का, उसको रेड डाटा बुक में रखा गया। और यहाँ तक कि वह असाधारण पौधा, जो जिस पौधे की प्रजाति नष्ट होने की सूचना मिलने वाली है या पौधा खत्म होने वाला है, उसको ग्रीन बुक के नाम से तैयार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये जो संस्था है, ये संकटग्रस्त प्रजाति, जो प्रजाति संकट में जाने वाले हैं, उनके ओर से अपनी तरफ से मदद करता है। मतलब कि अपने ओर से उसको बचाने का कार्य कौन करता है? यह संस्था। और इसी संस्था को अभी के दौर में हम विश्व संरक्षण संघ के नाम से भी जानते हैं। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। किसके लिए? तो प्राणियों के, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए, ताकि पादप जगत हो चाहे वह जीव जगत हो, उसको बचाने के लिए। यही संस्था के द्वारा आगे चलकर जाति बनाया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है कि कौन से पादप, कौन से जीव को इस जाति में रखा जाए और कौन से जीव को कौन से जाति में रखा जाए। तो ठीक उसी प्रकार पहला प्रजाति, जो पहला जाति को बनाया गया, वो सामान्य जाति था। सामान्य जाति मतलब जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। मतलब जैसे पौधा हो गया, एक जीवित से मतलब एक जीवित प्राणी है, या जीवित पादप कह सकते हैं, या जीवित पादप है वो, मतलब वो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जो नॉर्मल है, उसको कोई खत्म होने का कोई संकट नहीं है, उसके ऊपर कोई तरह का खतरा ना मंडरा है, वो सामान्य जाति में आ जाता है। जैसे पशु हो गया, साल हो गया, चीड़ इत्यादि, ये सब जो है खत्म होने के उसके ऊपर कोई संकट ना हो, आराम से अपनी जिंदगी का यापन कर सकते हैं, वो सामान्य जातियां में आती है।
संकटग्रस्त जातियां, दूसरा जाति का नाम बनाया गया, उसका नाम रखा गया संकटग्रस्त जाति। वह जाति जिनकी लुप्त होने की खतरा ज्यादा हो, जो गायब होते जा रहा है। अभी के दौर में अगर हम डायनासोर को देखें तो वो खत्म हो गया। डायनासोर हमारे, हम लोग उनके अवशेष को हम पाते हैं, उसे नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि वह संकटग्रस्त जाति में चला गया है, जिसकी लुप्त होने की खतरा ज्यादा हो गई। मतलब उस समय उसकी खतरा ज्यादा हो गई थी और वो अचानक से अभी लुप्त हो चुका है। अभी के दौर में इस संकटग्रस्त जाति में काला हिरण को डाला गया है, मगरमच्छ को डाला गया है, भारतीय जंगली गधा को डाला गया है, गेंडा को डाला गया है, यहां तक कि पूंछ वाला बंदर को भी डाला गया है। उसके बाद सुभेद जाति को पढ़ते हैं। अब सुभेद जाति कहने का मतलब जो कम मतलब छोटे छोटे जाति, मतलब कम जाति वाले को हम कहते हैं। जिसकी संख्या घट रही है उसको हम सुभेद जाति में लगते हैं। मतलब कोई भी जानवर को ले लीजिए और जिसकी, जैसे अभी के दौर में अगर हम कौवा को अगर देखना चाहें तो कौवा की संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास की रेडिएशन के कारण, हमारे आसपास के किरणों के कारण कौवों की संख्या में कमी आ रही है और उसी जाति में उसको हम सुभेद जाति में डाल सकते हैं। जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उस जाति को हम सुभेद जाति में डालते हैं। तो वो जैसे कि नीली भेड़ हो गया, एशियाई हाथी हो गया, इस सब को हम सुभेद जाति में डालते हैं। दुर्लभ जाति को समझते हैं। दुर्लभ जाति क्या होता है? वह दुर्लभ मतलब ऐसी जाति जिनकी संख्या कम होगी। कब? जब हम उसको अलग परिस्थिति में डालेंगे। मतलब अगर परिस्थिति विपरीत हो जाए तो उस प्रजाति को हम कौन सा जाति बोलेंगे? दुर्लभ जाति बोलेंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ का बंदर चला जाए लद्दाख में तो सरवाइव कर पाएगा? वो जीवित रह पाएगा? नहीं जीवित रह पाएगा। मतलब उसकी परिस्थिति जो है चेंज हो गई, उसकी स्थिति चेंज हो गई, जिसके कारण उसको हम दुर्लभ जाति में डाल दें। ठीक उसी प्रकार कोई लद्दाख का पक्षी उड़ के हमारे यहाँ आ जाता है तो वो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट नहीं कर, मतलब सह नहीं पाएगा, जिसके कारण उसे दुर्लभ जाति में डाल दिया जाता है ताकि वो नष्ट ना हो, ताकि वो खत्म ना हो। अब समझे स्थानिक जाति क्या होता है। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जाति को हम स्थानिक जाति कहते हैं और उसकी लुप्त होने की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कारण हम स्थानिक जाति में उसको डालते हैं। स्थानिक जाति मतलब लद्दाख में जो जानवर पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? लद्दाख का जानवर। जैसे मान लीजिए अंडमान में टील पाया जाता है, उसको हम अंडमानी टील कहते हैं। निकोबार में कबूतर पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? निकोबारी कबूतर बोलते हैं। और इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण हम इसको स्थानिक जाति की संज्ञा देते हैं और स्थानिक जाति में डालते हैं। अब समझते हैं लुप्त जाति को। लुप्त जाति क्या होता है? मीन्स लुप्त जाति, जैसे आप किसी के घर में गए और घर में नहीं पाए उसको, तो वही होता है लुप्त जाति। वहां से लुप्त हो गया, विलीन हो गया, उसको क्या बोला जाता है? लुप्त जाति। की लुप्त जाति में उस जानवर को डालते हैं। मतलब हम उसके किसी भी पक्षी के अधिवास पर गए और उसको ढूंढने गए अधिवास पर, वहां पर वो मिला ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? लुप्त जाति। जैसे ठंडा के क्षेत्र में आप चले जाइए, पेंगुइन को खोजिए, पेंगुइन वहां पे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? तो क्यों? क्योंकि वहां पे जाति, उसकी संख्या कम हो रही है। उसके बाद एशियाई चीता को ले लीजिए, गुलाबी सर वाली बत्तख को ले लीजिए। ठीक उसी प्रकार का जानवर सब जो है उसको हम लुप्त जाति में डालते हैं ताकि उसकी संख्या नहीं कम हो, हम उसको बचा कर रखें। उसको क्या बोलते हैं? लुप्त जाति बोलते हैं। मतलब यह सब जो जाति बनाई गई थी, इनका वर्गीकरण किया गया था ताकि हम इस सब क्षेत्र में इसको, इस सब जाति में डाल दें, सब जानवर को, ताकि हम इसका संरक्षण कर पाए, ताकि सरकार की इस पर नजर पड़े और सरकार इसकी संरक्षण कर सके। इसलिए सब की जाति का वर्गीकरण किया गया था और इस सब जाति में सब जानवर को डाला गया था। भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह सब चीज को देखरेख की जाती है और वन एवं वन जीव की संरक्षण की बात की जाती है। किसमें? तो भारत वन एवं वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के प्रयास को हम इन सीतु कहते हैं। कभी भी अगर एग्जाम में हो सकता है सवाल जरूर आए, इन सीतु या एक्स सीतु किसे कहा जाता है? इन सीतु का अर्थ होता है कि उसके प्राकृतिक आवास में हम उसको जब संरक्षित करते हैं, किसी भी जानवर को उसका प्राकृतिक आवास जो है उसी में जाके हम उसको संरक्षण करते हैं। प्राकृतिक आवास कहने का मतलब, मान लीजिए बिहार का कोई पक्षी है और उसको बिहार के ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में जाके रख दिए, तो उसी के प्राकृतिक आवास में हम उसको रख दिए तो उसको क्या बोलते हैं? इन सीतु बोलते हैं। और एक्स सीतु किसको कहते हैं? मतलब अगर उसको संकट से कोई भी पक्षी है, मान लीजिए कौवा है, कौवा भी घोर संकट में है। क्यों? क्योंकि वो विलुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे, और उसी संकट से अगर हम उसको बचाएं
तो उसी संकट से बचा कर उसके विकास की ओर ध्यान दे, मीन्स उसको बचाने के और ध्यान देकर और कौवा की प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे ध्यान दे। अब उत्पादन तो हम कर नहीं सकते हैं, फैक्ट्री लगा नहीं सकते, मतलब उसको ऐसा बचा के कर दिया जाए ताकि कौवा की संख्या बढ़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सितु बोलते हैं। तो यही था आज का जाति का वर्गीकरण। अब इस सबको जो समान जाति, संकटग्रस्त जाति, सुवेद जाति, दुर्लभ जाति, स्थानिक जाति में इस सबको रख तो दिया जाता है पक्षी को, लेकिन क्या हम इसके प्रजाति को समान जाति में रख देते हैं, कहाँ रखते हैं? तो इस सब चीज के लिए आता है राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, ये सब चीज को हम कल समझेंगे। और आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।